हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रियंका सिंह और हम शुरू करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत से चैप्टर नंबर 34 जिसका नाम है हाई कोर्ट। इस वीडियो में हम हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन, जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ कैसे लेते हैं, उनका टेन्योर क्या है, एक्टिंग एडिशनल और रिटायर्ड जजेस क्या होते हैं, हाई कोर्ट कैसे अपनी इंडिपेंडेंस का यूज़ करती है, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हाई कोर्ट के आर्टिकल्स क्या हैं और ये एग्जिस्ट कहाँ करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हाई कोर्ट का आर्टिकल है 214 से लेके 231 तक और ये पार्ट 6 में फॉल करता है। अब ऐसा क्यों है, ये पार्ट 6 में क्यों है? जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही है और वो यूनियन का पार्ट बनती है, इसलिए वो पार्ट 5 में एग्जिस्ट करती है। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मेंशन है, इसलिए हाई कोर्ट भी पार्ट 6 के अंडर फॉल करती है। अब हम पढ़ेंगे कि जजेस की कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट क्या है। उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले 1862 में, यानी कि इंडिपेंडेंस से बहुत पहले, हमारे पास हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था, जब हमारे पास कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स आए थे। चौथा हाई कोर्ट हमारा इलाहाबाद में आया था और वो आया था 1866 में। ठीक है, इस टाइम पे आज का जो करंट स्टेटस है 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि स्टेट्स तो हमारे पास ज़्यादा हैं और हाई कोर्ट हमारे पास कम है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि कुछ स्टेट या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के कॉमन हाई कोर्ट हैं, यानी कि एक हाई कोर्ट के अंडर इतनी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो किसी एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट या किसी एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लॉज को डील कर सकती है। अब ये शुरू से ऐसा नहीं था, इसको हमने इंसर्ट किया है 7th अमेंडमेंट 1956 में। क्या बोला है उसमें? ये बोला है कि हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट्स का प्रोविज़न है, यानी कि हम एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ का एक हाई कोर्ट रख सकते हैं। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ आपके लिए ये है कि हाई कोर्ट जो गुवाहाटी का है, यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, उसकी सबसे ज़्यादा बेंचेज़ हैं। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि बेंचेज़ क्या होती हैं। देखिए, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट है, मान लीजिए कि असम का हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है, ठीक है, तो वो तो उसकी प्राइमरी सीट हो गई। इसके अलावा भी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में जजेस की बेंच कहीं और भी बैठ के स्टेट की कन्वीनियंस के लिए, लोगों की कन्वीनियंस के लिए अपनी जगह एक डिसाइड कर सकती है, उसको हम बेंच बोलते हैं। तो इसी तरह से गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो 3 जगह पे हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? कोहिमा में है, आइजवाल में है और ईटानगर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की मेन सीट गुवाहाटी में है और उसकी 3 अलग बेंचेस हैं। अब हम बात करते हैं जजेस की कॉम्पोजिशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है तो जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी एक ही होंगे, इसलिए हम उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी तरह से हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में तो ये जो लिमिट है वो फिक्स्ड है कि हमारे पास 33 अदर जजेस हैं, लेकिन हाई कोर्ट में ये लिमिट फिक्स नहीं है। और वो फिक्स क्यों नहीं है? कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक है, इसलिए हम जजेस की संख्या को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट तो हर स्टेट का डिफरेंट है। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि टोटल जजेस कितने होंगे? तो ये डिसाइड करना कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाई कोर्ट की, ये डिस्क्रिप्शन किसकी है? प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट कैसे वर्क करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट पे। जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में था कि जजेस की अपॉइंटमेंट कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट कर रहे थे। इसी तरह से हाई कोर्ट के भी जो जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेंगे विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के जो भी गवर्नर होंगे उनकी कंसल्टेशन से। ठीक है, ये कब होगा? जब हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं। जब हम अदर जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवर्नर को और साथ साथ उस कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेंगे जहाँ के जज को हम अपॉइंट कर रहे हैं। अब इसी सीरीज़ में बड़े इंटरेस्टिंग कुछ केसेस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड, जिनको हम जजेस केस के नाम से जानते हैं। कुछ याद आया? ये जजेस केस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्या डिफरेंस है? सेकंड जजेस जो केस है जो हमारा 1993 में आया था, उसमें ये कहा था
कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट तब तक नहीं होगी जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन को हम कंफर्म नहीं कर लेते, ठीक है। और उसमें क्या कहा था वो आपको याद होगा, सेकंड जजेस केस में ये कहा था कि कम से कम 2 सीनियर मोस्ट जजेस की हमको कंसल्टेशन लेनी होगी, ठीक। इसी तरह से हमारे पास आया थर्ड जजेस केस। अब थर्ड जजेस केस जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक कोलिजियम होगा जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और उनकी कंसल्टेशन ली जाएगी। हाई कोर्ट के केस में क्या है कि हाई कोर्ट के केस में हम जजेस को जब अपॉइंट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कोलिजियम से कंसल्टेशन लेगी। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? तो ये आपको याद रखना है कि जजेस केस तो आए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस में। आपको याद होगा कि 99th अमेंडमेंट हमने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी? सुप्रीम कोर्ट के केस में, जिसमें गवर्नमेंट ने एनजेएससी को लाने की कोशिश की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था और वो वहीं के वहीं टर्मिनेट हो गई थी। आपको ये अमेंडमेंट याद रखनी है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में इस चीज़ को फिर से देख सकते हैं। और आपको ये चीज़ याद तो ज़रूर ही रखनी है क्योंकि अमेंडमेंट्स के बारे में बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन, ओथ एंड टेन्योर की तरफ। क्वालिफिकेशन के टाइम पे भी मैं बार बार आपसे ये बात क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम किन्हीं 2 चीज़ों में डिफरेंस करके पढ़ते हैं या उनमें कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ के पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है उसको याद रखना। तो सीनियरिटी की जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनको बनाया जाएगा। और वो सीनियरिटी किस रेस्पेक्ट में होगी? जितना हमने टाइम स्पेंड किया है अपने कोर्ट में या अपनी जॉब में या हमारे पास जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, ना कि एज के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और दूसरा ये कि उन्होंने किसी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल काम किया हो, यानी कि 10 साल एज अ जज काम किया हो या फिर हाई कोर्ट या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में 10 साल एज एन एडवोकेट काम किया हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओथ। सुप्रीम कोर्ट के केस में ओथ कौन दिला रहा था? प्रेसिडेंट दिला रहे थे। हाई कोर्ट के केस में कौन ओथ दिलाएगा? जो भी उस स्टेट के कंसर्न स्टेट के गवर्नर होंगे वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेन्योर की। तो ये मैंने पहले भी कहा था सुप्रीम कोर्ट के केस में भी कि टेन्योर फिक्स नहीं है। यहाँ पे भी सेम सीन है कि टेन्योर फिक्स नहीं है। सिर्फ क्या बोला हुआ है कि जब तक 62 ईयर्स की एज नहीं हो जाती तब तक वो हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं। अब रेजिग्नेशन की बात, इसका मतलब अगर कोई जज ये नहीं चाहता कि मुझे अपना टर्म पूरा करना है और मुझे पहले ही अपने काम से छुट्टी लेनी है, तो वो क्या करेंगे? राइटिंग में प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमूवल की। देखिए, रेजिग्नेशन और रिमूवल में छोटा सा डिफरेंस है। क्या? कि रेजिग्नेशन वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, रिमूवल में उन्हें हटाया जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हाई कोर्ट के जजेस की रिमूवल है वो बिल्कुल सेम है। कैसी? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। इसीलिए तो मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल की प्रोसेस क्या थी, क्योंकि वही रिमूवल की प्रोसेस हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी है, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, मैं भी तो देखूँ आप कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ट्रांसफ़र क्या? कि जैसे कोई भी किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जज हैं, अब उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज है और दूसरे कोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो हम क्या करेंगे कि उनकी ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि वो भाई ज़्यादा एफिशिएंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे जजेस एफिशिएंट नहीं हैं, पर जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि जिसका जितना एक्सपीरियंस है उसकी उतनी वैल्यू है, सीधी सी बात। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो जजेस की ट्रांसफ़र दूसरे हाई कोर्ट्स में की जा सकती है, लेकिन कंडीशन वही है कि 62 ईयर्स की एज तब तक उनकी पूरी नहीं होनी चाहिए। और ये ट्रांसफ़र करेगा कौन? प्रेसिडेंट करेंगे सीजेआई की कंसल्टेशन पे। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थर्ड जजेस केस। ट्रांसफ़र के केस में थर्ड जजेस केस क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होंगे उनकी कंसल्टेशन के साथ साथ कोलेजियम के 4 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन भी लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, और उस हाई कोर्ट की जिसमें कि वो जज ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं उस हाई कोर्ट की, और जिससे जा रहे हैं उस हाई कोर्ट की भी कंसल्टेशन हमें लेनी पड़ेगी। आपको कुछ अजीब नहीं लगा कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे तो सिर्फ 2 हाई कोर्ट के जजेस चाहिए थे, और आप देखिए ट्रांसफ़र के टाइम में
कितने सारे हमको जजेस की कंसेंट चाहिए। अब ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल कि पनिशमेंट के तौर पे हम ट्रांसफ़र करा देते हैं जजेस का। गवर्नमेंट को नहीं पसंद आ रहा है, लीजिए हम हटा ही देते हैं आपको। तो वो प्रोसेस इतना ईजी ना रहे, इसलिए हमको इतनी कंसल्टेशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता है। तो जुडिशरी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्टिंग, एडिशनल एंड रिटायर्ड जजेस की तरफ। एक्टिंग जजेस क्या होते हैं? नाम से कुछ कुछ आइडिया लग पा रहा है, मतलब जो एक्चुअली चीफ जस्टिस है नहीं, बस उनकी तरह एक्ट कर रहे हैं। अब एक्ट कर रहे हैं तो वो कब करेंगे? जब जो एक्चुअल चीफ जस्टिस होंगे वो अपने ऑफिस से टेम्पोरेरीली एब्सेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, टेम्पोरेरीली एब्सेंट, या फिर उनकी सीट वेकेंट है। वेकेंट है मतलब अभी उस जगह पे कोई है ही नहीं। ठीक, और या फिर जो करंट वाले चीफ जस्टिस हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल हैं। 2 कंडीशंस। ठीक, और उनको अपॉइंट कौन करेगा? एक्टिंग वालों को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडिशनल या एक्टिंग जज। ठीक है, पहले और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस है। पहले में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, दूसरे में एडिशनल या एक्टिंग जज की बात कर रहे हैं हम। तो वही बात कि अपॉइंटमेंट इनका भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, और जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट किए जा रहे हैं, एडिशनल हो चाहे एक्टिंग हो, वो ड्यूली क्वालिफाइड होनी चाहिए। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशंस मेंशन थी वो उनको कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्टिंग वाली अपॉइंटमेंट होती है ना, ये 2 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकती है। मैक्सिमम इसका 2 इयर्स दिया हुआ है। अच्छा, ये करेंगे कब? जब टेम्पोरेरली हमारे पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर हमारे पास काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है। हमारे पास मतलब जिस भी हाई कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस का सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी था, ऐसे ही हाई कोर्ट में भी है। रिटायर्ड जजेस में क्या है कि जब हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है, हमको सारा काम, देखो वही है कि वर्कलोड जब ज़्यादा हो जाता है तो हमको ज़्यादा जजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम रिटायर्ड जजेस से भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आइए और थोड़े टाइम के लिए इस कार्यभार को संभाल लीजिए। अब ये रिटायर्ड जजेस को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जिस भी स्टेट में अरियर बढ़ गया है काम का या वर्कलोड बढ़ गया है, तो उस स्टेट के जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे रिटायर्ड जजेस को कि आप आइए और थोड़े टाइम के लिए हमारी हेल्प कर दीजिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? उनकी भी कंसेंट होनी चाहिए ना, कि उनको आना है या नहीं आना है, वो आने के लिए राज़ी हैं या नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब उनकी सैलरी और अलाउंसेस जो भी होंगे ना, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। तो याद करिए ये चीज़ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे भी ये चीज़ बोली थी कि अगर आपको गारंटर माना जा रहा है फंडामेंटल राइट्स का, या आपको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, आपकी खुद की भी इंडिपेंडेंस होगी ना कुछ। जब आप खुद ही किसी के बंधन में हैं, किसी के नीचे दबे हुए हैं, तो आप कैसे कोई भी काम कर सकते हैं। तो जिस तरह से अपने एरिया में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इसी तरह से हाई कोर्ट की भी अपनी इंडिपेंडेंस है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट को ये मान रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है, ऐसी ही इंडिपेंडेंस सिमिलर हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक, तो अब हम इसके अंदर जो सब पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है इंडिपेंडेंस कैसे हमें पता लगे कि हाई कोर्ट के पास भी इंडिपेंडेंस है, तो वो पॉइंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ बोली थी कि हमारे जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट काम तो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की ही मर्जी अकेले अकेले ना हो जाए, इसीलिए हमने जुडिशरी से कंसल्टेशन है उसको एक ऑब्लिगेशन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। चाहे जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। यानी कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 62 ईयर्स तक काम कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स तक। दोबारा बोल रही हूँ तो आपको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ही याद हो जाएंगी ये चीज़ें। अब फिक्स सर्विस कंडीशन, जैसे आज हमने ज्वाइन किया था, एक एग्जांपल दे रही हूँ बस मैं आपको, कि जैसे आज हमने ज्वाइन किया और हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है, और कल हमसे कह दिया कि नहीं जी आपकी सैलरी तो 20,000 रुपये है, तो क्या होगा? और इसी तरह से और भी कंडीशंस होती हैं कि आज तो आपने बोल दिया कि लो जी आप इंडिपेंडेंट हो और ऐसे ऐसे एक्शंस आप ले सकते हो, कल आप बोल दो कि नहीं आपकी इंडिपेंडेंस खत्म। तो इसीलिए क्या कि फिक्स सर्विस कंडीशन, यानी कि जो कंडीशंस आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पे थी वो अब चेंज नहीं की जा सकती हैं जब तक आप अपनी पोजीशन पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जैसे भी आपको मेंशन करना है वो कर लीजिए। जजेस की जो सैलरी होती है, ठीक है,
जजेस की जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फिर से बोल रही हूँ मैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जा रही थी, लेकिन हाई कोर्ट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज की जा रही है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है बड़ा याद रखने का। दूसरा क्या पॉइंट है कि जो उनकी पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही चार्ज होगी। डिफरेंस समझ आ गया? जो उनकी सैलरी है और अदर एक्सपेंसेस हैं वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया था कि चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप एक बार उसको अगर साथ साथ पढ़ते चलेंगे ना, एक तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पता लगता जाएगा और याद बड़ी जल्दी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, यानी कि अपनी कैपेसिटी में रह के हाई कोर्ट जो भी जजमेंट ले रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जाएगा। केवल एक ही कंडीशन में, जब उनकी रिमूवल होगी तभी डिस्कस कर सकते हैं। जब हम उनको रिमूव कर रहे हैं उनकी जॉब से, तब हम डिस्कस करेंगे कि रिमूव कर क्यों रहे हैं। उसकी मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं सुप्रीम कोर्ट वाले में, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये दोनों चैप्टर्स आप साथ साथ करते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो भी हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो हाई कोर्ट में जब अपना टर्म पूरा कर लेंगे उसके बाद में वो कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर और उनके पास अभी एज लिमिट बची हुई है तो वो दूसरे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंस टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ, यानी कि जो भी उनका स्टाफ है, जिससे भी उनके ऑर्डरलीज वगैरह हैं या फिर उनका जो भी ऑफिस में बैठने वाला स्टाफ है, उसको वो खुद ही हायर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी नीड के हिसाब से। नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ये सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में भी मैंने डिस्कस किया था कि ज्यूरिसडिक्शन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, जिस भी स्टेट का वो हाई कोर्ट है, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन को कम नहीं कर सकते। बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक, ये हमारा इंडिपेंडेंस का टॉपिक ओवर हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब इंडिपेंडेंस हो गई, अब हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन का मतलब समझते हैं? क्षेत्राधिकार, यानी कि कितने एरियाज़ को, कितने टॉपिक्स को या कितने सब्जेक्ट्स को वो कवर करता है। ठीक, पहला हमारा सबसे है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या थी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? याद करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाई कोर्ट में जो हमारी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो ये है कि अगर कोर्ट की कंटेम्प्ट हुई है, या फिर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट है, या फिर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स को डिसरिगार्ड कर दिया गया है, या फिर किसी छोटे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, छोटे का मतलब जो हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट, उनमें अगर कोई केस चल रहा है और वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, तो हाई कोर्ट ये कह सकती है कि आप ये केस हमें ट्रांसफ़र कर दो। नेक्स्ट है हमारा एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब जो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से वाइडर है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अपील्स जो हैं वो सिविल मैटर में भी लगाई जा सकती हैं, क्रिमिनल मैटर्स में भी लगाई जा सकती हैं, और स्पेशली जब किसी लोअर कोर्ट ने 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दी हो या फिर कोई डेथ सेंटेंस दी हो, उस केस में जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर देगा वो सज़ा मान्य नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल था 32, ये आपको याद रखना है। हाई कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल है 226। अब एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर में और हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर में? सुप्रीम कोर्ट मेनली फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड रिट इशू करते हैं, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अदर केसेस में रिट जारी कर सकते हैं। रिट्स क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं, कितने तरह की होती हैं, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में करवाया हुआ है। इसलिए प्लीज़ फिर से कह रही हूँ कि आप ये दोनों चैप्टर साथ साथ में करते रहिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें और डिफरेंस भी समझ आता रहे। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वही उसका मतलब है कि अगर किसी हायर कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो छोटे कोर्ट उसे एज अ टेस्टिमोनी, छोटे कोर्ट का मतलब लोअर कोर्ट, ये नहीं कह रही हूँ कि साइज़ में छोटे हैं या उनकी वैल्यू कम है। केस लोअर कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है तो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी ऑर्डर या जजमेंट को एज अ टेस्टिमनी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल रिव्यू बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये सेम पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जिस्ट कर रही है ये हाई कोर्ट के पास भी है, और वो कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से नहीं बनी है। ठीक, जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि इसका आर्टिकल 13 है और 226 है जो कि जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को, किसी क्लॉज को हमको इंटरप्रेट करना है, किसी आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन करनी है, तो उसको हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल मैटर हो जाए तो अल्टीमेट जो उसका इंटरप्रेटर होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही होगा। ठीक, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो के एंड की तरफ। यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसके कॉमन हाई कोर्ट हैं, तो मैं इसमें आपको ये बता रही हूँ कि वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में फॉल करते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुवाहाटी, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सबसे पहले। तो गुवाहाटी का हाई कोर्ट डील करता है कौन कौन से स्टेट से, असम से, अरुणाचल से, नागालैंड से और मिजोरम से। नेक्स्ट है हमारा JNK। JNK डील करता है JNK और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज से। नेक्स्ट है हमारा केरला। केरला डील करता है केरला और लक्षद्वीप से। फिर है हमारा मद्रास, जिसमें फॉल करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। उसके बाद है पंजाब एंड हरियाणा, जो कि डील करता है पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ से। और लास्ट है हमारा कैलकाटा, जो कि वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार के लॉज को डील करता है। तो इस तरह हमने अपने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे टॉपिक्स को एक साथ कंसोलिडेट करके आपको इस वीडियो में दे पाऊँ। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछे थे, हो सके तो वो भी मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग विद प्रियंका सिंह।